A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Student Physics 10 Chapter 11 है, Lecture ये 7 चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं इको एंड एकॉस्टिक। अब इको जो है ये क्या है, इको किसको कहते हैं और एकॉस्टिक क्या है, तो आइए जानते हैं। देखिए, जो इसकी डेफिनेशन की जाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इको कहलाती है। When we clap or shout near a reflecting surface, such as a tall building or mountain, we hear the same sound again. दोबारा हम सुनते हैं a little later, थोड़ा सा बाद में। अब this sound which we hear is called echo. इसे गूंज कहते हैं, इको कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए मीडियम, एक मीडियम से जब वो पड़ती है साउंड वेव्स, इट बाउंसेस बैक, ये वापस पलटती है इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले ही मीडियम में वापस आ जाती है। तो अब देखिए, इसमें ये जो रिफ्लेक्शन कहलाती है और इस रिफ्लेक्शन को हम इको कहते हैं। ये रिफ्लेक्शन के असूल के मुताबिक है और इसे प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन आपको सिर्फ जानने के लिए कि ये रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन के असूल के इसमें इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। ये हमने कार्ड यहाँ पे डाला है, इस तरफ ये पाइप है, दूसरी जानब भी पाइप है, और पीछे जो है वो बोर्ड दीवार है या दीवार है, और यहाँ पर एक हमने क्लॉक रखा है और उसकी टिक टिक की आवाज यहाँ से सुनी जा सकती है, जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर पहुंचती है। तो अब इस एंगल को मेजर किया जा सकता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या था, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो ये जो वेव, इंसिडेंट वेव जा रही है, इसका और नॉर्मल के दरमियान ये इंसिडेंट एंगल होगा, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स के दरमियान जो है ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो इसे ऑब्जर्व किया जा सकता है और सेम लॉ के तहत जो है वो आप इससे मालूम भी कर सकते हैं। लेकिन आपने सिर्फ जानना यहाँ पे द सेंसेशन ऑफ द साउंड परसिस्ट। अब देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन तो हो गई, तो सुनने का ये जो पलटती है आवाज, देखिए पहली बात तो ये है कि जो भी हम बोलते हैं हमारे दिमाग के अंदर ये परसिस्ट करती है, ठहरती है इन आवर ब्रेन, हमारे दिमाग में फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड, 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक हमारे ज़हन के अंदर ठहरती है, मतलब रुकती है, और फिर एहसास इसका जो है वो इतनी देर होता है। अब द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड, अब जो टाइम इंटरवल है बिटवीन आवर साउंड यानी हमारी अपनी साउंड के एंड रिफ्लेक्टेड साउंड, और रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड होना चाहिए। ये एटलीस्ट ये इतना होना चाहिए। वी हियर द इको आफ्टर 0.1 सेकेंड, और ये जो 0.1 सेकेंड के बाद हम आवाज को सुन सकते हैं, और वो कितना फासला होगा, जिस फासले से टकरा कर वापस आएगी, तो उसमें हम जो है इस तरह मालूम करते हैं जी। फॉर हियरिंग द डिस्टेंस इको, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल, किसी रुकावट का जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सोर्स होता है, हम उसको इस तरह मालूम करते हैं। साउंड की रफ्तार को 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं,
क्यों? 0.1 सेकेंड जो है, इतने में आवाज जाकर फिर वापस आती है, तो 2 पे तकसीम कर देते हैं इसको, तो 17 मीटर जो है ये निकलता है। यानी 17 मीटर से ज्यादा फासला होना चाहिए, फिर हम इको सुनिए, ये इससे ज्यादा फासला होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो बात देख, ये जो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये स्क्वीक अल्ट्रासोनिक ये बैट है, और ये स्क्वीक करती है, यानी आपने आवाज जो है ये निकालती है अल्ट्रासाउंड, इस तरीके से ये आवाज निकालती है। आगे अगर कोई प्रे उसका हो तो वो उससे टकराने के बाद वापस आती हैं, तो उसको एहसास हो जाता है। हालांकि अब बैट जो है ये आपको मालूम है कि सिर्फ नेक्टर्नल है, रात के वक्त निकलती हैं, दिन के वक्त ये नहीं निकल सकती, और इसकी वजह से, इस इको की वजह से ये बिल्कुल छोटे छोटे तंग रास्तों से भी गुजरना जानती है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं जी स्पीड ऑफ साउंड। तो साउंड की स्पीड जो है वो कैसे है? तो देखिए, हमने गैस, एयर में और फिर लिक्विड में भी और सॉलिड में भी इनको ऑब्जर्व करना है। पहले हम देखते हैं, साउंड वेव्स कैन नॉट पास थ्रू द वैक्यूम, वैक्यूम से ये गुजर नहीं सकती। साउंड वेव्स ट्रांसमिट बाय एनी मीडियम, किसी भी मीडियम से, यानी गैस से भी गुजर सकती हैं, लिक्विड से भी गुजर सकती हैं, और सॉलिड से भी, किसी भी मीडियम से गुजर सकती हैं। द नेचर ऑफ द मीडियम विल अफेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। अब ये नेचर ऑफ द मीडियम जो है वो भी अफेक्ट करता है। अब देखिए, एयर में इसकी स्पीड जो है वो 343 मीटर पर सेकेंड है, तो 21 सेल्सियस टेम्परेचर पर और 1 एटीएम प्रेशर पर ये निकलती है जी। इसका ये मतलब है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अफेक्टेड बाय द फिजिकल चेंजेस, और फिजिकल चेंजेस की वजह से, यानी इसमें टेम्परेचर चेंज हो या प्रेशर चेंज हो या ह्यूमिडिटी। और ये याद रखें, जब भी एक्चुअल जो निकाली गई हैं, जो कि टेबल भी आपके दिया गया है, ये तमाम साउंड्स जो हैं उसमें 1 एटीएम प्रेशर और खास टेम्परेचर के ऊपर जो है उनकी वेलोसिटी जो है वो लिखी हुई है, स्पीड लिखी हुई है। तो उसके बाद हम देखते हैं, स्पीड ऑफ द साउंड इन ए लिक्विड इज 5 टाइम फास्टर देन एयर। हवा से 5 गुना ये तेज है जी लिक्विड में। अब स्पीड ऑफ द साउंड इन सॉलिड इज अबाउट 15 टाइम फास्टर देन एयर। हवा से ये 15 गुना ज्यादा तेज है जी स्पीड इस प्लस सॉलिड के अंदर। द फार्मूला कैलकुलेशन ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अब और वेवलेंथ का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होता है जी, ये एफ लैम्डा के तहत जो है वो लिया जाता है। तो ये याद रखें कि जब इसमें साउंड में खास तौर पर जब फ्रीक्वेंसी, ये वेलोसिटी जो है वो सेम रहती है हवा में जो भी, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होती है तो लैम्डा की कीमत भी चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा हो जाए तो लैम्डा की कीमत जो है वो कम हो जाती है, लेकिन v की कीमत सेम रहती है। नाउ वी कम टू म्यूजिक। अब म्यूजिक के लिए तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन जो है वो आपको लिखनी चाहिए। द साउंड विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर, हमारे कानों के लिए खुशगवार है, तो वो म्यूजिक कहलाती हैं। लेकिन उसके साथ आप ये बात जरूर लिखिएगा, क्योंकि बीइंग ए साइंस स्टूडेंट द म्यूजिकल साउंड शोज ए रेगुलर
चेंज इन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, और ये रेगुलर चेंजेस होती हैं जो कि जिसकी वजह से आपके कानों को भली लगती हैं, प्लेजेंट टू आवर ईयर है। अब उसके बाद नॉइस की बात करते हैं, तो देखिए ये तो बड़ा सीधी सी मतलब एक अनप्लेजेंट साउंड है, हैज जेयरिंग इफेक्ट ऑन आवर ईयर, हमारे कानों के ऊपर इसका जेयरिंग इफेक्ट होता है, यानी नॉइस जो है यानी इसमें खराबी कर सकती है कान के ईयर ड्रम में। तो नॉइस प्रोड्यूस व्हेन, और ये कब प्रोड्यूस होती है, व्हेन देयर इज अब्रप्ट, अचानक, सडन, अब किसकी चेंज आती है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की चेंज आ जाए, तो उस वक्त ये नॉइज होती। तो इसकी डेफिनेशन जो है ये बड़ी सिंपली, लेकिन ये साइंटिफिक होने के बाद यहाँ पे सडन चेंज इन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी है। नाउ सोर्स ऑफ साउंड क्या हो सकते हैं, तो ये तो बड़ा इजी सा, मतलब आपको ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट है, हैवी मशीनरी है, मशीनरी इन द इंडस्ट्रियल एरिया में भी होता है, लाउड व्हीकल हॉर्न्स होते हैं, और हूटर्स और अलार्म, ये तमाम आपको सोर्स में लिखे जा सकते हैं इन चीज़ों को, और भी आप एवेल्युएट कीजिए और जिनको आप लिख सकते हैं वो लिखिए, 4-5 जो है वो कम से कम याद होने चाहिए। और noise pollution can be reduced, अब इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, तो नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए अब देखिए इसमें शोर की आलूदगी को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल, इसको एक्सेप्टेबल लेवल तक कम करें, बाय replacing the noisy machinery with the environment friendly machinery। अब वो मशीनरी जो नॉइजी पुरानी हो जाए तो बहुत ज्यादा शोर करती है, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो मशीनरी है उसको आप जिसमें आवाज कम पैदा हो, बाय रिप्लेसिंग द बैरियर, प्लेसिंग द बैरियर। अब ये होता है कि एक जगह पे काम करने वाले हैं तो वहां पे आप जो मशीनरी आपके लिए ज्यादा शोर कर रही है तो वहां पे एक बैरियर जो है वो आप लगा दें, और रुकावट लगा दें ताकि दूसरी जानब जो है आवाज शोर की कम पहुंचे। बाय यूजिंग द हियर प्रोटेक्शन डिवाइसेस, और ज्यादा शोर वाले एरिया में जब आप रह रहे हो, या मतलब रह नहीं रहे हो बल्कि इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादातर होता है कि वो शोर बहुत ज्यादा होता है, तो आपको हियरिंग प्रोटेक्टिंग डिवाइस जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए। नो द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नॉइज क्या हो सकते हैं, किस किस्म के नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, ये इस शोर की आलूदगी के नेगेटिव इफेक्ट, जाहिर है कि ये नुकसान आते हैं, डिसएडवांटेज है। इट कैन कॉज द हियरिंग लॉस, यानी आपकी जो सुनने की हिस्स है वो खत्म हो जाए, स्लीप डिस्टरबेंस, आपको नींद ना आए, एग्रेशन, आप गुस्से में आ जाए, हाइपरटेंशन, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, हाई स्ट्रेस, और दिमागी तौर पर आपको एक हाई स्ट्रेस जो है वो मिलता है, तो इट कैन कॉज द एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इंटरफियरिंग विद कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन करते हैं यानी एक दूसरे को इशारा करते हैं जब इन रोड के ऊपर, और तो वार्निंग सिग्नल के दरमियान, तो उसमें समझने में गलती हो जाती है, तो ये इंटरफेयर है, इंटरफियरिंग विद द कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल, तो उस वजह से आपको समझ नहीं आती और एक्सीडेंट कर बैठते। सेफ लेवल ऑफ नॉइज, तो अब शोर का जो सेफ लेवल है जो रिकमेंड किया गया है उसकी दो बात, ये दो बातों पे डिपेंड करता है, टू फैक्टर्स से, एक तो वॉल्यूम ऑफ नॉइज लेवल का क्या होना चाहिए, साउंड लेवल का क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी लेवल क्या होना चाहिए,
दूसरा दौरानिया यानी पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू नॉइस, यानी शोर में आप कितने घंटे रह सकते हैं, तो वो अब इसको डिस्क्राइब किया गया इस तरीके से, जो रिकमेंड किया गया, रिकमेंडेड द लेवल ऑफ नॉइस रिकमेंडेड इन मोस्ट कंट्रीज, जो ज्यादातर ममालिक के अंदर इज 85 to 90 डेसिबल ओवर एन 8 आवर, 8 घंटे काम करने के लिए ये जो है रिकमेंडेशन है लेवल की, लेवल ऑफ नॉइस इंटेंसिटी लेवल की, और इतना होना चाहिए। नाउ अब हम आते हैं एकॉस्टिक की जानब। अकॉस्टिक क्या है? अकॉस्टिक जब हम देखते हैं तो डेफिनेशन की जानब, इट इज से टेक्निक, ये टेक्निक है, आर ए मेथड या फिर मेथड यूज टू एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब करने के लिए अनडिजायरेबल साउंड, वो आवाज जो आपको मकसूद नहीं है, नहीं चाहिए, बाई सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस। अब सॉफ्ट और पोरस सरफेस से आप उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अनडिजायरेबल साउंड वही होती हैं जो नॉइज है, इज कॉल्ड द एकॉस्टिक प्रोटेक्शन, और इसको अकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहते हैं। देखिए टेक्निक, इट इज टेक्निक और मेथड यूज टू एब्सॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट और पोरस सरफेस। अब देखिए फिर दोबारा से, मतलब ये बात डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज ए टेक्निक और ए मेथड यूज टू एब्सॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड इज मोर प्रोमिनेंट। अब देखिए ये रिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, नुमाया होती है, इफ द सरफेस इज रिजिड एंड स्मूथ, और अगर कोई सरफेस जो है मलायम और रिजिड हो, सख्त हो। इफ द सरफेस इज पोरस, रेगुलर और सॉफ्ट सरफेस, जैसे ड्रेपरीज हैं, कर्टेन, रग्स, और एब्जॉर्ब द साउंड्स एंड मेक इट क्वाइट, और इसको यानी खामोश कर देते हैं, आवाज को कम भी कर देते हैं। अब ये देखिए आप किस हद तक कम करना चाहते हैं वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन सॉफ्टनिंग ऑफ नॉइस कहलाती है, इसको हम सॉफ्टनिंग ऑफ, तो ये पोरस करता है, रिजिड से जो है वो प्रोमिनेंट होती है। तो ये दो बातें जो हैं वो ऐसी हैं अकॉस्टिक के हवाले से जो आपको जाननी होंगी, कि ये इन दोनों के हवाले से आप अकॉस्टिक को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि बैलेंस रहे। अब बैलेंस के लिए आप देखिए यहाँ पे एक पिक्चर, ये बोलने वाला है स्पीकर, और देन ये ऑडियंस बैठे हैं। तो ये एक रूम है, इसकी डायरेक्ट साउंड जो है वो तो यहाँ पे पहुंच रही है, ऐसे पहुंच रही है, लेकिन एक कुछ आवाज जो है वो इस रूफ से टकराने के बाद जो है वो पहुंच रही है, कुछ जो है वो नीचे फ्लोर से टकराने के बाद जो है वो इन तक पहुंच रही है। तो ये तमाम जो है अब उसमें आप ये समझ सकते हैं कि आवाज गारबल्ड भी हो सकती है। इसलिए इसके डिजाइन पर, जो ऑडिटोरियम बनाए जाते हैं उसके डिजाइन पर ज्यादा तवज्जो जो है वो दी जाती है कि कैसे होगा। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ और बात जो है रिजिड एंड स्मूथ सरफेस, उसके बारे में हम कुछ और टर्म जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। द रिफ्लेक्शन इज मोर प्रोमिनेंट, रिफ्लेक्शन और ज्यादा नुमाया होती है इफ सरफेस इज सॉफ्ट एंड रेगुलर, अगर सॉफ्ट और रेगुलर पोर्स मटेरियल जो है एज ड्रेपरीज, रग्स एंड अब्सॉर्ब द लार्ज अमाउंट ऑफ, अब यहाँ पे
यहाँ उसने रिफ्लेक्शन इज मोर प्रोमिनेंट, तो देखिए जी ये तो रिफ्लेक्शन प्रोमिनेंट नहीं होती, इज नॉट मोर प्रोमिनेंट। अब यहाँ पे जब ये चीजें लगी होंगी तो इतना नहीं है, ये तो क्वाइट हो जाएगी और इसको एंड सॉफ्टनिंग ऑफ नॉइस होगी, तो रिफ्लेक्शन इज नॉट मोर प्रोमिनेंट। तो यहाँ पे soft and porous materials are used in noisy places to reduce the level noise pollution का जो लेवल है उसको रिड्यूस करने के लिए आप सॉफ्ट और पोरस मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ इन दोनों पॉइंट के अंदर हमें एक बात जो है वो मिल जाती है कि यहाँ आप पोरस कैसे इस्तेमाल करेंगे। इफ द सरफेस ऑफ क्लासरूम or public hall are too absorbent, और ये ज्यादा अब्जॉर्बेंट हो जाएंगे तो जाहिर है फिर क्या होगा जी, द साउंड लेवल में बी लो फॉर द ऑडियंस, और सुनने वालों के लिए ये बहुत ज्यादा लो हो जाएगी। समटाइम व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम वॉल्स, अब ये वॉल से, सीलिंग से, फ्लोर से, तो ये दो पॉइंट जो है रिजिड सरफेस के दिए गए, और ये तीनों पॉइंट जो हैं इनमें बात जो की गई है वो उस सरफेस की जो पोरस है, जो सॉफ्ट है, उसके बारे में ये बात की गई है। और ये दो पॉइंट जो दिए गए हैं इसमें हार्ड और रिजिड सरफेस के व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वॉल्स, सीलिंग्स, अब देखिए यहां से वॉल से भी और सीलिंग से भी, फ्लोर से भी, और ये तमाम रूम के अंदर जो है ये रिफ्लेक्शन हो रही है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर टू रिफ्लेक्टिव, और ये ज्यादा अगर रिफ्लेक्टिंग होगी एंड साउंड बिकम गार्बल्ड, और साउंड जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ समझ नहीं लगेगी कि आवाज कैसी है। तो यहाँ इस बात को उस सूरत में अगर ये ज्यादा रिफ्लेक्टिंग हो जाए, व्हेन साउंड बिकम गार्बल्ड, जब साउंड जो है वो गार्बल्ड हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है और उसकी समझ नहीं लगती कि ये अल्फाज क्या बोले जा रहे हैं, ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और बार बार रिफ्लेक्शन की वजह से, ज्यादा रिफ्लेक्शन की वजह से, इज कॉल्ड द रेवर्बरेशन, और इसको रेवर्बरेशन कहा जाता है। नो अब हम हाउ टू अचीव द बैलेंस बिटवीन द रेवर्बरेशन एंड अब्जॉर्प्शन, रेवर्बरेशन और अब्जॉर्प्शन के दरमियान हम बैलेंस कैसे अचीव कर सकते हैं। तो एक है डिजाइन बनाना, और फिर दूसरा जो है उसमें आगे जो है इनके एक दो बातें जो हैं वो और भी हैं कि कैसे आप जो एड्रेस करने वाला आदमी है वो कैसे किस जगह पे मौजूद होगा। इन डिजाइन द लेक्चर हॉल, ऑडिटोरियम, theater hall, a balance must be achieved between the reverberation and absorption, इनके दरमियान ये ख्याल रखा जाता है, अचीव किया जाता है इसको कि रेवर्बरेशन भी ना हो और ज्यादा अब्जॉर्प्शन भी ना हो। द डायरेक्ट टू डायरेक्ट द साउंड, अब ये यहाँ पे सिमत लाने के लिए, फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, टू द ऑडियंस, ऑडियंस के लिए, प्लेस द रिफ्लेक्टिव सरफेस, और रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है साउंड बोर्ड जो है वो लगा दिए जाते हैं बिहाइंड द स्टेज, स्टेज के पीछे। अब उसके बाद ये सीलिंग आर कर्व्ड, और सीलिंग जो है, जो छतें हैं उनको कर्व बनाया जाता है, सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन में रीच ऑल द कॉर्नर ऑफ द हॉल, हॉल के हर कॉर्नर की जानब जो है वो पहुंच सके। तो ये है वो बातें जिसमें रेवर्बरेशन और एब्जॉर्प्शन के दरमियान जो है वो बैलेंस कैसे कायम किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम।